Good morning, students. On yesterday, we have studied about the preparation of hydrogen. Today, we will study their physical and chemical properties. Hydrogen is slightly soluble in water. That means almost insoluble in water. It is highly combustible and therefore should be handled carefully. It is lightest substance. The weight of 1 liter of hydrogen at NTP is only 0.0899 ग्राम, मतलब कि 1 ग्राम के आसपास हम लोग लेकर के चलते हैं। कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस है। ठीक है, लाइटर दैन एयर है। लाइटर दैन एयर रहने से होता क्या है, इसको हम लोग बैलून में यूज करते हैं उड़ाने में। ठीक है, और हाईली कम्बस्टेबल कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा हाइड्रोजन का कल मैं बता चुका हूँ। सबसे ज्यादा अगर कैलोरीफिक वैल्यू किसी का है तो हाइड्रोजन का है। इससे काफी एनर्जी मिलता है, मतलब रिलीज होता है बर्निंग के बाद, इसीलिए फ्यूचर फ्यूल भी कहा जाता है। और एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर कार वगैरह भी लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, आइए कुछ और प्रॉपर्टीज हम देखते हैं हाइड्रोजन का। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी पर इसका क्या असर पड़ता है। तो हाइड्रोजन का चूंकि साइज छोटा है, साइज छोटा होने की वजह से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत हाई होता है। ठीक है, 298 केल्विन पर 435.88 किलो जूल पर मोल कंज्यूम होता है एक हाइड्रोजन को ब्रेक करने में। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है, उसको आपको ब्रेक करना है। ठीक है, तो उसमें जो एनर्जी आपका लगेगा इस बॉन्ड को तोड़ने में, कितना, 298 केल्विन में। ठीक है, वो इतना एनर्जी कंज्यूम होता है। ठीक है, तो यही हो गया इसका बॉन्ड डिसोसिएशन। एनर्जी हाई है और हाई होने के वजह से यह लेस रिएक्टिव है। ठीक है, बहुत मतलब लेस रिएक्टिव है, लेकिन याद रखेंगे हाई एनर्जी होने की वजह से कैलोरीफिक वैल्यू इसका हाई होता है। ठीक है, जिसकी वजह से एनर्जी भी रिलीज उतना ही ज़्यादा करेगा। और ये हाईली कम्बस्टेबल होता है। अगर हाइड्रोजन गैस आप प्रिपेयर किए, खासकर आप लेबोरेटरी में करते हैं, कॉनिकल फ्लास्क में लेकर के जिंक ग्रेनुल और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या HCl डाइल्यूट ले लीजिए, तो गैस जब निकलने लगा तो बर्निंग मैच स्टिक उसके माउथ पर ले जाइए तो पॉप साउंड के साथ वो बर्न होने लगता है। उसका जो फ्लेम होता है पेल ब्लू कलर का होता है ना, और वह वाटर में भी प्रोड्यूस हो जाता है। तो ऑन बर्निंग हाइड्रोजन विथ ऑक्सीजन इट फॉर्म्स वाटर, और वाटर फॉर्मेशन करता है। और यह आपका अल्कली मेटल के साथ या अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ तुरंत रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, और रिएक्ट करने के बाद उसका हाइड्राइड बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्राइड बनाता है। जैसे कि एग्जाम्पल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कैल्शियम के साथ अगर हाइड्रोजन का रिएक्शन करा दीजिए तो कैल्शियम हाइड्राइड बनाएगा। ठीक है, इसको हम लोग हाइड्रोलिथ कहते हैं। कैल्शियम हाइड्राइड का कॉमन नेम है हाइड्रोलिथ। याद रखना, एक साल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोलिथ। हाइड्रोलिथ, तो इसको आप याद रखेंगे। कैल्शियम हाइड्राइड को हम लोग हाइड्रोलिथ कहते हैं। ठीक है, मेटल्स लाइक, हाँ, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं, जैसे प्लेटिनम हो गया, प्लेडियम हो गया, निकेल हो गया, उसके सरफेस पर हाइड्रोजन का एडजॉर्प्शन हो जाता है। क्या होता है? एडजॉर्प्शन होता है। ठीक है, कुछ केसों में होता है कि हाइड्रोजन जो होता है उसके इंटरस्टिशियल साइड में भी चला जाता है, जिससे इंटरस्टिशियल हाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन स्पेशली इन द केस ऑफ द डी ब्लॉक ना, जैसे ये मेटल सरफेस है, ठीक है, तो मेटल सरफेस डी ब्लॉक का जो होता है उसमें कम से कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना कंपलसरी है, आप जानते हैं ना। डी ब्लॉक एलिमेंट कंटेंट्स पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल, मतलब कि उसमें एक न एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जरूर होगा डी ब्लॉक में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसकी टेंडेंसी होती है कि उस पर कोई भी सब्सटेंस जब आने लगे उसके सामने तो उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करता है एंड रिटेन करता है। अट्रैक्शन एंड रिटेंशन ऑफ सब्सटेंसेज ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड इज नोन एज एडजॉर्प्शन। तो एक वर्ड आया आपका एडजॉर्बिंग वर्ड है, मतलब यह एडजॉर्प्शन से लिया गया है। एडजॉर्प्शन क्या है? अट्रैक्शन एंड रिटेक्शन, रिटेंशन of gaseous substances or other substances on the surface of the solid or the liquid तो उसको हम लोग एडजॉर्प्शन कहते हैं। तो एडजॉर्प्शन होता क्यों है? बिकॉज डी ब्लॉक एलिमेंट ना हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू व्हिच दे हैव टेंडेंसी to attract the substances containing single electron towards itself and retain on the surface। तो जैसे हम हाइड्रोजन गैस भेज दिए, तो हाइड्रोजन गैस भेजिएगा तो होगा क्या,
लगता है सौम्या पांडे का फोन आ रहा है और ज्वाइन करना चाह रही है। सौम्या हैव यू ज्वाइंड? हाँ जी, तो मैं अभी समझा रहा था आप लोगों को कि यहाँ पर कि एडजॉर्प्शन होता कैसे है। तो एडजॉर्प्शन के बारे में मैं आइडिया दे दिया कि जैसे मेटल सरफेस है, उसमें डी ब्लॉक एलिमेंट हम लोग जनरली कैटालिस्ट की तरह लेते हैं। दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड व्हेन द हाइड्रोजन गैस इज पास्ड, ठीक है, एट 200 to 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 200 to 3 डिग्री 100 सेल्सियस टेम्परेचर। तो होता क्या है कि हाइड्रोजन जब यहाँ पर आएगा इसके सामने, तो इसके बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक कर जाता है ना। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गया, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गया, ठीक है। एंड दिस इज द मेटल सरफेस डी ब्लॉक एलिमेंट विच विल अट्रैक्ट एंड रिटेन द सरफेस ड्यू टू पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये इस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करके इस पर रिटेन कर लेता है। तो ये सरफेस पर ही रहता है, अंदर में नहीं जाता है। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड adsorption, and especially when the hydrogen is adsorbed on the metal surface, then the phenomenon is known as occlusion. occlusion क्या कहलाता है? occlusion कहलाता है। and hydrogen is called occluded hydrogen. तो अब हम लोग नेक्स्ट देखने जा रहे हैं रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। तो मेटल हाइड्राइड देख लिए कि मेटल हाइड्राइड का फॉर्मेशन कैसे होता है। उसमें मैं बताया हाइड्रोलिथ क्या है, ठीक है, उसका फार्मूला क्या है। तो अगर हाइड्रोजन से आप लोअर एक्टिविटी वाले मेटल को रिएक्ट कराइएगा तो उसके ऑक्साइड को हाइड्रोजन रिड्यूस कर देता है। दैट मीन्स इट विल बिहेव जस्ट लाइक ए रिड्यूसिंग एजेंट। व्हेन द फेरिक ऑक्साइड इज ट्रीटेड विथ हाइड्रोजन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू आयरन एंड वाटर। यहाँ पर आयरन ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड को हाइड्रोजन से आप ट्रीट कीजिएगा तो ये आयरन में बदल देगा। सिमिलरली कॉपर ऑक्साइड जो होगा आयरन से रिएक्ट करने के बाद कॉपर में बदल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आपको लोअर एक्टिविटी वाले मेटल ऑक्साइड को यह रिड्यूस कर देता है, हायर वाले को नहीं कर पाएगा। यह नन मेटल के साथ भी रिएक्ट करता है। अगर हाइड्रोजन के साथ यह आपको रिएक्ट करेगा, ठीक है, नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो अमोनिया बनाएगा बाई हैबर्स प्रोसेस, ठीक है, जिसमें इसका डेलेज एंथैल्पी का वैल्यू इतना है, ठीक है। सिमिलरली ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा तो यह वाटर बनाएगा। रेंज अलग अलग होता है। ये 500 डिग्री सेल्सियस पर होता है। कितना टेम्परेचर पर होता है? तो ये 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर होता है। 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होता है। 2 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होता है। कैटालिस्ट ले लेते हैं, जैसे पोटासियम आयोडाइड हो गया, आयरन ऑक्साइड हो गया, ठीक है। ये सब इसमें आपको कैटालिस्ट यूज होते हैं। तो हैबर्स प्रोसेस याद रखिएगा, 12th में भी है, 10 में भी है, 11th में भी है। तो ये बार बार आता है, बहुत ही फेमस ये प्रोसेस है अमोनिया मैन्युफैक्चर का, हैबर्स प्रोसेस। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर कोबाल्ट के प्रेजेंस में, कोबाल्ट इज यूज्ड एज ए कैटलिस्ट, इट इज नॉट कार्बन मोनोऑक्साइड, कैपिटल सी स्मॉल ओ है, ठीक है। अगर कैपिटल सी कैपिटल ओ लिखिएगा तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। और ये कैपिटल सी स्मॉल ओ लिखिएगा तो कोबाल्ट हो जाएगा। तो इन द प्रेजेंस ऑफ द कोबाल्ट कार्बन मोनोऑक्साइड ऑन कंबाइनिंग विथ हाइड्रोजन गिव्स मिथाइल अल्कोहल, मिथेनॉल। यह मिथेनॉल में आपको कन्वर्ट हो जाता है। आइए अब हम लोग देखने जा रहे हैं किसके साथ, रिएक्शन विथ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो जस्ट पिछले स्लाइड में मैं पढ़ाया था कि कैटालिटिक बिहेवियर इसका कैसा होता है। आइए वो देखिए आप। जैसे हम लोग निकल कैटालिस्ट ले लिए, ठीक है, हीट कर दिए 200 to 300 डिग्री सेल्सियस के आसपास, 200 से 300 डिग्री सेल्सियस पर हीट कर दिए, ठीक है। हाइड्रोजन को भेज दिए, किसको भेजते हैं? हाइड्रोजन को। इट विल बी डिसोसिएटेड इनटू हाइड्रोजन एटम ना, एंड दे विल बी रिटेन्ड, अट्रैक्टेड एंड रिटेन्डेड ऑन द मेटल सरफेस। ये मेटल सरफेस पर आ गया, ठीक है। अब हम लोग करते क्या है, देखो इथीन है ना, इथीन को इधर से भेजते हैं, किसको भेजते हैं?
इथीन को भेजते, तो यहाँ जगह नहीं है, मैं यहाँ समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही, तो यहाँ पर आपका हाइड्रोजन था ऐसे रिटेन किया हुआ, ये दूसरा हाइड्रोजन है यहाँ रिटेन किए हुए है। ठीक है, अब हम लोग इथीन को भेज दिए, किसको भेज दिए, इथीन को भेज दिया। हाँ बेटा बोलो। कोई ज्वाइन करना चाहती है? ठीक है, इसको समझाने दो तब होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा ये आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो होता क्या है, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा हीट एनर्जी के चलते, और ये हाइड्रोजन जाके इसके साथ और इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो वही इथेन में कन्वर्ट हो जाता है ये। ठीक है, तो ये मैं बता दिया ना। इस रिएक्शन का नाम कहीं पर नोट कर लो तुम लोग, सबाइटियर-सिंड्रेंस रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है। दिस स्टेप इज कॉल्ड सबाइटियर-सिंड्रेंस रिडक्शन रिएक्शन। नोट कर लो कहीं कॉपी पर, रफ कॉपी पर नोट करो। कहाँ कोई है? नो वन इज देयर। देखो तुम लोग को भी स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा, किसी का रिक्वेस्ट नहीं है, उसको बोलो फिर से भेजने के लिए। तो अभी मैं आप लोगों को बता रहा था कि निकेल वाले रिएक्शन, निकेल कैसे रिएक्ट करता है। आपको हाइड्रोजन, निकेल के प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन कराइएगा तो कन्वर्ट हो जाता है आपका। ठीक है, किस चीज में, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग हाइड्रोजनेशन कहते हैं। सबाइटियर-सिंड्रेंस रिएक्शन है। टेम्परेचर का रेंज आप नोट कर लीजिएगा जरूर, इसमें 200 to 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यूज होता है। 200 से 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यूज होता है। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज सबाइटियर-सिंड्रेंस रिडक्शन रिएक्शन। उसी तरह से हाइड्रोफॉर्माइलेशन, ठीक है, फॉर्माइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन, हाइड्रो फॉर्माइलेशन ना, हाइड्रोजन और फॉर्माइल ग्रुप को मिलाकर, दोनों मिलाकर के फॉर्माइल ग्रुप बनाता है, इसीलिए इसको हाइड्रोफॉर्माइलेशन कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ऑक्सो प्रोसेस भी कहते हैं। अब अल्कीन ले लिए, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हम लोग रिएक्शन करा दिए, तो सीधे जितने देखो, एक अल्काइल ग्रुप, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और ये चौथा कार्बन सब एक साथ मर्ज हो जाता है। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, तो देख लो 1 2 3, और एक अल्काइल ग्रुप, एक अल्काइल ग्रुप ना, फॉर्मल्डिहाइड में ये बदल जाता है, एल्डिहाइडिक ग्रुप में बदल जाता है, इसलिए हाइड्रोफॉर्माइलेशन कहते हैं ऑफ ओलिफिन्स। ओलिफिन्स हम लोग अल्कीन फैमिली को कहते हैं जिसमें डबल बॉन्ड हो ना। क्यों कहते हैं ओलिफिन्स, कोई बताओगे? कोई बताओ, व्हाई अल्किन्स आर रिगार्डेड एज ओलिफिन्स? चलो सत्य प्रकाश तुम बताओ। अन्वेषा कुमारी तुम बताओ। सौम्या पांडे। सर क्वेश्चन रिपीट कीजिए तो। व्हाट इज ओलिफिन? सर पता नहीं। चलो बिल्कुल सही जवाब है तुम्हारा, पता नहीं है सही आंसर है। ठीक है, और कोई बच्चे जवाब दीजिए। कैफ, व्हाट इज ओलिफिन? नहीं पता। अच्छा चलो सुनो, अल्कीन को ओलिफिन कहा जाता है। ओलिफिन किसको कहा जाता है? अल्कीन को ओलिफिन कहा जाता है। किसको? अल्कीन को। तब सवाल उठता है कि अल्कीन को ओलिफिन क्यों कहते हैं? बिकॉज अल्कीन फॉर्म्स ऑयल, ऑयल माने तेल ना, विथ ब्रोमीन और हाइलोजन, दैट इज व्हाई अल्कीन्स आर रिगार्डेड एज ओलिफिन्स। तो वर्ड क्लियर हो गया, ओलिफिन। यस सर, क्लियर हो गया। हाँ चलिए, तो ठीक है, अल्कीन कोई भी ले लीजिए, हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा दीजिए, तो उसका इंजर्शन हो जाता है, मतलब कि एल्डिहाइड में वह बदल जाता है। आइए हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल का हम लोग देखते हैं। तो हम लोग वेजिटेबल ऑयल ले लीजिए, ठीक है,
और वेजिटेबल ऑयल क्या होता है, तो अनसैचुरेटेड होता है। अनसैचुरेटेड किसको कहते हैं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले को। तो ये डबल बॉन्ड वाले होते हैं, बहुत सारे अनसैचुरेटेड बॉन्ड होते हैं, मतलब कि डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। इन ऑयल्स कैन इजिली अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड बिकम्स रैंसिड, और यह ऑक्सीडाइज होकर के खराब हो जाता है, जिसके चलते उसका टेस्ट क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, बदमजा लगने लगता है, सड़ने लगता है, ठीक है। तो हाइड्रोजनेशन रिड्यूसेज द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड बट कंप्लीटली चेंज इनटू अनदर फॉर्म, ठीक है, अनदर फॉर्म में भी चेंज कर सकता है, ठीक है। तो देखो ये वेजिटेबल ऑयल ले लिए, हाइड्रोजनेशन करा दिया। हाइड्रोजनेशन कैसे होगा, निकेल के प्रेजेंस में होगा। किसके प्रेजेंस में होगा, निकेल के प्रेजेंस में। कितना डिग्री सेल्सियस पर, तो 200 से 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर होता है, ठीक है। तो यह फैट में बदल जाएगा, ठीक है। तो वेजिटेबल ऑयल ज़्यादा आपको खतरनाक है जितना कि हम लोग खाते हैं फैट, यानी कि सॉलिड यानी डालडा, ठीक है। तो क्या कहा जाता है, अनसैचुरेटेड फूड जो होता है आपको उसको हम लोग सैचुरेटेड में बदल देते हैं हाइड्रोजनेशन करा के, ठीक है। यही प्रोसेस है, आपका 10 में भी पढ़े होंगे। रिएक्शन विथ हाइलोजन, इट रिएक्ट्स विथ हाइलोजन ना टू गिव हाइलाइट्स, नहीं, हाइलोजन से रिएक्शन करने के बाद हाइलाइट्स का फॉर्मेशन करता है। फ्लोरीन जो होगा डार्क में ही रिएक्शन कर जाता है। दूसरे हाइलोजन के लिए यूवी लाइट लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है, यूवी लाइट लेना पड़ेगा, या डिफ्यूज सनलाइट लेना पड़ता है। इट विल नॉट रिएक्ट इन डार्क बट विथ फ्लोरीन ना, हाइड्रोजन रिएक्ट्स इन डार्क बिकॉज फ्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस। आयोडीन जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा, इसके लिए कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है क्योंकि साइज उसका बड़ा होता है। आइए, रिएक्शन विथ मेटल आयन, अगर हाइड्रोजन अगर किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में मेटेलिक आयन हो, ठीक है, जैसे हम लोग लेड सल्फेट ले लिए, लेड क्लोराइड ले लीजिए, ठीक है, कॉपर सल्फेट ले लीजिए, हाइड्रोजन गैस पास कर दीजिए, ठीक है। तो उसको क्या करेगा, वह रिड्यूस कर देता है। तो यही रिड्यूस कर दिया। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, ठीक है। यहाँ इसका कितना हो गया, +1 हो गया, और यहाँ प्लेडियम कितना हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ देखो +2 से 0 में गया है, रिडक्शन हो रहा है ना। तो इसको हाइड्रोजन जो है प्लेडियम आयन को रिड्यूस कर दिया, अपने ऑक्सीडाइज हो गया ना। आइए हम लोग यूजेज ऑफ डाई हाइड्रोजन पढ़ने जा रहे हैं। हाँ, ये भेगा बॉन्ड क्या है, कौन बताएंगे, व्हाट इज भेगा बॉन्ड, कोई बताइए, व्हाट इज भेगा बॉन्ड। एक वर्ड याद आ गया, बताना जरूरी, मैं समझ रहा हूँ इसको, क्या बताना चाह रहा हूँ, वेगा बॉन्ड ना, बिहारी लोग हम लोग पढ़ते हैं भेगा बॉन्ड, ठीक है, ऐसे वेगा बॉन्ड कहलाता है। व्हाट इज वेगा बॉन्ड, भेगा बॉन्ड बोलो, जानते हो तो यस, नहीं तो नो। चलो, हाइड्रोजन को हम लोग, हाइड्रोजन को भेगा बॉन्ड कहा जाता है। किसको कहा जाता है, हाइड्रोजन को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि कभी अल्कली मेटल के साथ, तो कभी हाइड्रोजन के साथ, तो कभी ग्रुप 14 के साथ, ठीक है। तो कभी कहीं फिक्स नहीं है इसका पोजीशन ना, कभी अल्कली के साथ, कभी हाइड्रोजन के साथ, कभी आपका ग्रुप 14 के साथ, कार्बन फैमिली के साथ। यही वजह है कि हाइड्रोजन को हम लोग भेगा बॉन्ड कहते हैं ना। जो लड़का आवारागर्दी करता है, कभी यहाँ घूम रहा है, कभी वहां घूम रहा है, तो कहते हैं क्या यार तुम भी भेगा बॉन्ड की तरह घूम रहे हो, ठीक है। भेगा बॉन्ड मतलब आवारागर्दी करना। हाइड्रोजन को भी आवारा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये कभी अल्कली मेटल के साथ, तो कभी हाइड्रोजन के साथ, तो कभी ग्रुप 14 के साथ, इसीलिए इसको हम लोग भेगा बॉन्ड कहते हैं। तो चलिए एक नया वर्ड आपको बता दिया मैं। यूजेज जब हम लोग देख रहे हैं, तो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इसका यूज होता है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति घी बनाने में, अमोनिया बनाने में, मेटल हाइड्राइड बनाने में, मिथेनॉल बनाने में, फर्टिलाइजर जैसे यूरिया बनाने में, सिंथेटिक पेट्रोल बनाने में सिंथेटिक पेट्रोल को हम लोग गैसोलीन भी कहते हैं हाँ, हाइड्रोजन का यूज वेल्डिंग करने में भी होता है।
टॉर्च में, ये जो वेल्डिंग टॉर्च होता है उसमें हाइड्रोजन गैस को यूज कर सकते हैं, जिसे हम लोग ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च कहते हैं, जिसको हम लोग कटिंग में यूज कर सकते हैं, वेल्डिंग में यूज कर सकते हैं। हाइड्रोजन का यूज फ्यूल सेल में होता है, जैसे स्पेस में सैटेलाइट, ये क्या कहते हैं, कोई सैटेलाइट भेजते हैं तो उसको जाने के लिए कोई बैटरी चाहिए, ठीक है, सोर्स चाहिए एनर्जी का, तो उसमें फ्यूल सेल यूज होता है, ठीक है, तो उसमें हाइड्रोजन गैस यूज होता है। कैसे होता है? फ्यूल सेल क्या है? तो दैट सेल विच कन्वर्ट combustion energy directly into electrical energy is known as fuel cell ना। फ्यूल सेल क्या है? तो वह दैट सेल which convert combustion energy directly into electrical energy is known as fuel cell and its side product is water, और उसमें साइड प्रोडक्ट वाटर होता है, जिससे एनर्जी भी आसानी से मिलते रहता है, पोल्यूशन फ्री होता है फ्यूल सेल, ठीक है। और क्या कहा जाता है, उसमें साइड प्रोडक्ट वाटर होता है, तो जो स्पेस सैटेलाइट में लोग जाते हैं, स्पेस प्रोग्राम में जो जाते हैं, उनको पीने के लिए पानी भी फ्री में मिल सकता है, मिलता है। चलिए नेक्स्ट इसका यूज है मेटलर्जिकल प्रोसेस में यूज होता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। इट इज यूज टू रिड्यूस हेवी मेटल ऑक्साइड टू मेटल, जैसे लेड ऑक्साइड को क्या करता है, कॉपर ऑक्साइड को बदल देता है, आयरन ऑक्साइड को आयरन में बदलता है, कॉपर ऑक्साइड को कॉपर में बदलता है, ठीक है, इसीलिए एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज होता है। इट इज ऑल्सो यूज इन एज ए फ्यूल इन रॉकेट, रॉकेट में एज ए फ्यूल हम लोग हाइड्रोजन को यूज करते हैं, फ्यूचर फ्यूल कहा जाता है इसको हाइड्रोजन को। अब आइए एटॉमिक हाइड्रोजन, थोड़ा सा एनसीईआरटी से हट रहा हूँ, ये एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन जानना चाहिए ना। एटॉमिक हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में जो रहते हैं, जैसे हम लोग H2 ले लिए और उसको तोड़ दिए ना, यही तो आपका H2 है, इसको तोड़ दिए तो दो हाइड्रोजन एटम अलग अलग हो गए, तो इसी को एटॉमिक हाइड्रोजन कहते हैं, ठीक है। तो इसको एनर्जी देने से टूटता है, एनर्जी हम लोग को यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हाईली एनर्जेटिक है, इसलिए हाईली रिएक्टिव होगा, ठीक है, अनस्टेबल होगा, तुरंत यह H2 में बदल जाएगा, तुरंत आपस में दोनों कंबाइन करने के बाद इसमें ये बदल जाएगा। बिकॉज ऑफ हाई HH bond dissociation energy, atomic hydrogen is produced only at high temperature in electric arc or under ultraviolet radiation, ठीक है। तो याद रखेंगे ये हाईली रिएक्टिव होता है, हाफ लाइफ 0.3 सेकेंड होता है, एंड देयरफॉर इट इज इमीडिएटली गेट कन्वर्टेड इनटू द मोलिकुलर फॉर्म, लिबरेटेड ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज यूज्ड फॉर कटिंग एंड बिल्डिंग प्रोसेस ना। हाई एनर्जी की वजह से ये एटॉमिक हाइड्रोजन में बदल जाता है, यही ना है, ऐसे होता है, देख लो थोड़ा सा याद हो जाएगा। ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन, तो कोवैलेंट बॉन्ड है, अपना अपना इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं दोनों, ठीक है। इसको हिट कर दीजिए, इसको हिट कीजिएगा, ठीक है, तो क्या कहा जाता है, दोनों टूट जाएगा, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाएगा, ठीक है, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो गया। तो जो इलेक्ट्रॉन ये मिला, ऐसे हाइड्रोजन फ्री रेडिकल कहलाता है। क्या कहलाता है ये? हाइड्रोजन फ्री रेडिकल कहलाता है, एक तरह से एटॉमिक हाइड्रोजन है ये। तो ये 0.3 सेकेंड के लिए रहता है, बाद में आपस में कंबाइन करके H2 में बदल जाएगा ये, ठीक है। अब एक वर्ड आया आपका नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन क्या होता है? नेसेंट का मतलब होता है न्यूली बॉर्न, जो हाइड्रोजन तुरंत इमीडिएटली बन गया किसी सब्सटेंस के कांटेक्ट में, ठीक है, उसी को नेसेंट हाइड्रोजन कहते हैं, ठीक है। तो उसको जनरली हम लोग इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। तो ये हो गया आपको नेसेंट हाइड्रोजन, इट इज हाईली रिएक्टिव, इट इज आल्सो कन्वर्टेड इनटू मोलिकुलर हाइड्रोजन, ठीक है। आइए फर्दर हम लोग हाइड्रोजन देखने जा रहे हैं। हाइड्रोजन को हम लोग फर्दर दो कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं, ऑर्थो हाइड्रोजन एंड पैरा हाइड्रोजन। देखो ये तुम्हारा ऑर्थो हाइड्रोजन है, किधर गया मार्कर मेरा, ये ऑर्थो हाइड्रोजन है, ये हो गया ऑर्थो हाइड्रोजन, ये हो गया तुम्हारा पैरा हाइड्रोजन, यहाँ लिखना भूल गया हूं मैं, पैरा हाइड्रोजन, ठीक है, ऑर्थो हाइड्रोजन और दूसरा हो गया पैरा हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखो समझो इसको, इलेक्ट्रॉन तो हमेशा अपोजिट स्पिन से चलेगा, इस एटम का इलेक्ट्रॉन अगर इधर रोटेट कर रहा है तो इसका इलेक्ट्रॉन इधर करेगा, एक का क्लॉकवाइज तो दूसरा का एंटी क्लॉकवाइज, इलेक्ट्रॉन एंटी पैरेलल होते हैं, ठीक है। लेकिन इसका न्यूक्लियस जो होगा, न्यूक्लियर स्पिन ना, दोनों आपका एक ही डायरेक्शन में है, कैसा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो इसको हम लोग कह दिए कैसा?
ऑर्थो हाइड्रोजन कह दिए। लेकिन अगर यही न्यूक्लियर स्पिन एक का क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, दोनों का दो डायरेक्शन में है, तो इसको हम लोग पैरा हाइड्रोजन कहते हैं। एनिमेशन के जरिए मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए, एक में न्यूक्लियर स्पिन सेम डायरेक्शन में है जिसको ऑर्थो कह दिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो एंटी पैरेलल होते हैं, एक में क्लॉक तो एक दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज होगा दोनों के केस में। लेकिन एक में न्यूक्लियर स्पिन जो है आपका सेम डायरेक्शन में है, दूसरे में जो है आपका एक में क्लॉकवाइज है तो एक में एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो इसी को हम लोग पैरा हाइड्रोजन कह दिए। क्लियर है ऑर्थोपैरा? यस सर। चलिए ठीक है, आइए अब हम लोग हाइड्राइड्स पढ़ने जा रहे हैं ना। तो देखो, मेटल जो होता है आपस में जब रिएक्ट करेगा किससे, हाइड्रोजन से, तो मेटेलिक हाइड्राइड बनेगा। नॉन मेटल भी हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो नॉन मेटेलिक हाइड्राइड, स्पेशली वो कोवैलेंट हाइड्राइड कहलाता है या मोलिकुलर हाइड्राइड कहलाता है ना। और मेटल एक होता है मेटेलिक हाइड्राइड या नॉन स्टोइचियोमेट्रिक हाइड्राइड, इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग वन बाय वन करके देखते हैं। आयनिक हाइड्राइड को हम लोग सलाइन हाइड्राइड भी कहते हैं, सॉल्ट लाइक हाइड्राइड भी कहते हैं। तो मेरा क्वेश्चन होगा, एनीवन किससे पूछ लो, सत्य प्रकाश से। चलो सत्य प्रकाश, तुम बता दो व्हाट इज आयनिक बॉन्ड या आयनिक कंपाउंड। एक कैरेक्टर बताना है आयनिक कंपाउंड का। सर हम बताएं। हाँ बताओ। इलेक्ट्रॉन लूज या गेन, कंप्लीटली लूज और कंप्लीटली गेन करके जो कंपाउंड बने। बिल्कुल सही, ठीक है, एक आंसर हो गया। चलो कफ एक पॉइंट बोलो आयनिक कंपाउंड पर तुम। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है सर। बिल्कुल सही है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गया। नेक्स्ट कोई बताओ, आयनिक आयनिक कंपाउंड पर एक एक पॉइंट बोलना है सबको। सर प्रॉपर्टीज। हाँ, प्रॉपर्टीज। पॉजिटिव होता है। हाँ, आयनिक होता है, मतलब कि वाटर में डालने के बाद आयोनाइज हो जाएगा, प्लस माइनस में हो जाएगा, कटायन और अनायन में हो जाएगा, ड्यू टू व्हिच इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द एक्वस सॉल्यूशन और इन मोल्टेन स्टेट। ठीक है, और नॉन डायरेक्शनल होता है। तो जितना भी आयनिक कंपाउंड का तुम प्रॉपर्टी जान रहे हो, सभी के सभी इसका प्रॉपर्टीज में शामिल हो जाएगा। तो याद रखना आसान है कि टफ है, बोलो। आसान है सर। बिल्कुल आसान है, हाँ तुम्हारा कहना सही है। ठीक है, तो ये मैं मार्कर ले लिया हूँ थोड़ा। हाँ, तो आयनिक या सलाइन हाइड्राइड या सॉल्ट लाइक हाइड्राइड का कैरेक्टर जितना है वो सभी आयनिक कंपाउंड से मिलता जुलता है। एमपी हाई होगा, बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, इसका इट विल आयोनाइज इन द एक्वस सॉल्यूशन, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट और इन क्या का एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, जितना कैरेक्टर होगा सभी के सभी इसमें हो जाएगा। आइए अब हम लोग रिकॉल करते हैं। दीज आर कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन formed with most of the S block elements which are highly electropositive. However, significant covalent character is also found in the lighter metal hydride such as lithium hydride, beryllium hydride, magnesium hydride. My dear students, जनरली आपका आयनिक हाइड्राइड जो बनता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल और आपको क्या कहा जाता है, हाइड्रोजन के बीच में बनता है, जिसकी वजह से मोस्टली आयनिक होते हैं। लेकिन लिथियम के साथ, बेरिलियम के साथ और मैग्नीशियम के साथ देयर साइज इज वेरी स्मॉल ड्यू टू व्हिच देयर हाइड्रोइड्स आर इन कोवैलेंट। ठीक है, और वे इनका नेचर जो होता है कोवैलेंट नेचर का हो जाता है इनका। ठीक है, क्यों हो जाता है, बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज। ठीक है, द आयनिक हाइड्राइड्स आर क्रिस्टलाइन, नॉन volatile and non conducting in solid state but conduct electricity in aqueous solution or in molten state. However, their melts conduct electricity and on electrolysis liberate dihydrogen gas at anode which confirms the existence of H minus। तो अगर हाइड्राइड है
अगर इसको में इलेक्ट्रोलिसिस करा दीजिए तो इलेक्ट्रोलिसिस कराने में ये H- जो होता है जाके H2 में कन्वर्ट हो जाता है एनोड पर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद। इसका मतलब कि मेटल में जो हाइड्राइड होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है, ये प्रूफ होता है इसे। ठीक है, सलाइन हाइड्राइड्स रिएक्ट्स वायलेंटली विथ वाटर प्रोड्यूसिंग डाइहाइड्रोजन गैस। अगर हम लोग सलाइन यानी कि आयनिक हाइड्राइड को पानी में डाल दीजिए तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होने की वजह से हाइड्राइड को ऊपर उठा लेता है, जिससे वो पानी में तैरने लगता है आपका आयनिक हाइड्राइड ना। तो हम लोग को लगता है कि वो तैर रहा है, लेकिन होता है एक्चुअली हाइड्रोजन गैस बनने लगता है वहां पर, और हाइड्रोजन के साथ साथ यह एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एंड एज यू नो हाइड्रोजन इज हाईली इनफ्लेमेबल गैस, इट विल स्टार्ट टू बर्न, तो आग लग जाती है। तो हम लोग कहते हैं कि पानी में आग लगा दिए। नेक्स्ट है आपका कोवैलेंट और मोलिकुलर हाइलाइट। तो नाम ही इसका कोवैलेंट है या मोलिकुलर हाइड्राइड है, तो नाम से ही क्लियर हो गया। जितना प्रॉपर्टी कोवैलेंट बॉन्ड का होगा सारा का सारा इसमें होगा। शेयरिंग से बनता है, एमपी और बीपी उसके प्रिजन में कम होता है ना। वाटर में आयन फर्निश नहीं करेगा, ठीक है। जब फर्निश नहीं करेगा तो एक्वस सॉल्यूशन या मोल्टन स्टेट इसका बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, ठीक है। कोवैलेंट कंपाउंड वोलेटाइल होते हैं, ये भी वोलेटाइल होगा, ठीक है। और फर्दर हम लोग कोवैलेंट और मोलिकुलर हाइड्राइड को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर देते हैं: इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज और इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। आइए अब हम लोग एक एक करके देखते हैं, ठीक है। तो आपका ये पहला हो गया, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। जैसे हम लोग इसका रिएक्शन करा दिए किसके साथ, ग्रुप 13 एलिमेंट के साथ, एल्युमिनियम के साथ करा दिए, ठीक है। तो ये आपका एल्युमिनियम हाइड्राइड बन गया। तो इसमें इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है एल्युमिनियम का, यही ना स्ट्रक्चर एल्युमिनियम हाइड्राइड का आपका हो गया। एक हाइड्रोजन इधर, दूसरा हाइड्रोजन हो गया आपका इधर, और तीसरा हाइड्रोजन हो गया आपका इधर। तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 इलेक्ट्रॉन, 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन होगा। तो वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, लेकिन 6 ही हो रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और वैसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं क्या कहलाते हैं, लुईस एसिड या लुईस बेस? क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक है। कोई एनीवन जवाब दीजिए। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं या स्पीशीज जो होता है, लुईस एसिड होगा या लुईस बेस होगा? चल रिया तुम बोलो। सत्य प्रकाश, सौम्या पांडे, लुईस एसिड हो गया सर। एसिड होगा, बिल्कुल सही, लुईस एसिड होता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो जितने भी हाइड्राइड होंगे सभी के सभी आपका लुईस एसिड होंगे, और लुईस एसिड होने की वजह से यह डाइमेराइज कर जाता है, यह बदल जाएगा आपको किस चीज में, Al2H6 में बदल जाएगा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। उसी तरह से BH3 जो है आपका, ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, B2H6 में, डाइबोरेन जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। जब इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज क्या है, आइए उसको भी मैं बताता हूँ। थोड़ा मैं कलर चेंज कर देता हूँ, व्हाइट कलर ज़्यादा ठीक है दिखाई देता है पॉइंटर, ठीक है। तो देखो, अगर हाइड्रोजन आपको कार्बन फैमिली यानी ग्रुप 14 से कंबाइन करता है, ठीक है, तो कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है, और ना ही कोई इलेक्ट्रॉन की कमी होती है ऑक्टेट कंप्लीट करने में। जैसे मीथेन ले लो, तो 2 2 4 2 6 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, ऑक्टेट कंप्लीट है। तो इसी को कहते हैं आपको इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, ठीक है। SiH4 ले लो, जर्मेनियम हाइड्राइड ले लो, टिन हाइड्राइड ले लो, lead hydride ले लो, they have exact number of valence electron in their valence shell, that is 8 electrons are present in the valence shell of the central atom, that is why these are electron precise, these are neither acidic nor basic in nature. नेक्स्ट आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। ग्रुप 15 से अगर कंबाइन कर ले
ना। तो आपको वैसे हाइड्राइड जो कहलाते हैं इलेक्ट्रॉन रिच कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं वो देख लो। ग्रुप 15 है, जैसे अमोनिया बन गया हाइड्रोजन नाइट्रोजन से कंबाइन करेगा तो ठीक है, ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया, लेकिन एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन रिच इसीलिए है, इट कैन डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज व्हाई इट इज इलेक्ट्रॉन रिच एंड इज रिगार्डेड एज लुईस बेस, और यह लुईस बेस की तरह काम करेगा। सिमिलरली इन द केस ऑफ pH3, one lone pair of electron is present, therefore it will behave just like a Lewis base. तीसरा आपको कैटेगरी है मेटेलिक और नॉन स्टोइचियोमेट्रिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। ठीक है, तो देखो होता क्या है कि जैसे अंटा ले लो, वो अंटा लेने के बाद यानी कि मार्बल ले लो, ठीक है, और अंटा लेने के बाद एक ग्लास में डाल दो, तो बीच में देखोगे कि गैप आ जाता है। उसी तरह जो क्रिस्टलाइटिस स्ट्रक्चर होते हैं उसके बीच में गैप होता है, जिसको हम लोग इंटरस्टिशियल साइट कहते हैं। क्या कहते हैं इस सब साइट को? इंटरस्टिशियल साइट कहते हैं। ठीक है, इंटरस्टिशियल साइट है, इंटरस्टिशियल साइट बच गया। Now when the hydrogen is passed through such metal, especially D block element, except 7, 8 and 9, these hydrogen forms hydride ना। For example, lithium hydride, ytterbium hydride, titanium hydride, zirconium hydride। ठीक है, तो इसी गैप में चला जाता है, इसीलिए इसको हम लोग इंटरस्टिशियल हाइड्राइड कहते हैं। इट डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड कहते हैं। स्टोइचियोमेट्रिक जैसे NaCl ले लिए, तो Na और Cl का रेशियो 1:1 है। ठीक है, तो उस रेशियो में रहे तो हम लोग इंटरस्टिशियल ये क्या कहा जाता है? स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड कह देते हैं। लेकिन जैसे जिरकोनियम हाइड्राइड है, तो जिरकोनियम वो हाइड्रोजन का रेशियो होना चाहिए था इक्वल, और 1:2, तो देखो अलग अलग रेशियो है। ठीक है, निकल हाइड्राइड का भी देख लो, यहाँ पर कोफिशिएंट सही नहीं है, तो ऐसे हाइड्राइड को हम लोग नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड कहते हैं, और ये नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड होता है ना। तो 7, 8 और 9 और 6 में सिर्फ ये आपका क्रोमियम हाइड्राइड बनता है ना। 7 और 8 और 9 डी ब्लॉक एलिमेंट का जो मेटल है, दे डू नॉट रिएक्ट with hydrogen to form hydride, therefore this is referred as hydride gap। इसीलिए इसको हाइड्राइड गैप कहा जाता है। ये पूछ चुका है कई एक बार एग्जाम में कि व्हाट इज हाइड्राइड गैप। तो द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 7 and 8, 7, 8 and 9 do not react with hydrogen to form their hydride, this is known as hydride gap। ठीक है, चलिए बस और पढ़ा दूं कि आज जितना ही रहने दो। हाँ बोलो। हाँ सर हेलो भाई। हाँ बोलो। आपको मन हो तो पढ़ा दीजिए, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो किसी के घर छठ होगा तो पूछ लीजिए, काम होगा तो। हाँ जी बोलो, किसी के यहाँ छठ है, प्रसाद बांटना होगा तो बोलो। सर आज अभी नहीं बांटा जाता अच्छा, है आज अभी नहीं प्रसाद। बांटेगा, घर में कुछ काम होगा तो बोलो, आप पढ़ा दूं या आज रहने दूं? चल पढ़ा देता हूँ, मन है इसका मतलब तुम लोग को पढ़ने का। चलिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वाटर। क्या पढ़ने जा रहे हैं? वाटर पढ़ने जा रहे हैं। थोड़ा सा मुझे पॉइंटर ले लेने दीजिए, कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, आई वाटर इट इज मेजर पार्ट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारे बॉडी में जो है आपका 65% वाटर होता है। कोई कोई प्लांट में 95% वाटर होता है। एक लकड़ी है, एक पेड़ है जिसको कहते हैं गलगल का पेड़। ठीक है, जंगल में पाया जाता है, गया वगैरह में पाया जाता है, यह है। ठीक है, तो उसको काटिएगा तो एकदम फ्रेश वाटर निकलेगा। जैसे जंगल में गए और पानी प्यास लगी है, मिल नहीं रहा है पानी पीने के लिए, तो पेड़ लोग करते क्या है कि काट दिए, तो पूरा पानी निकलने लगता है, उसको छान करके पी लेते हैं तो फ्रेश वाटर रहता है। ठीक है, तो कोई कोई प्लांट में 95% वाटर है, जैसे गलगल के लकड़ी में। ठीक है, हमारे बॉडी में 65% पानी होता है। ठीक है, लेकिन सड़ता नहीं हूँ, मैं कल बता चुका हूँ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक है, it in a gas phase water is bent molecule with bond angle 104.5 degree and OH bond length of
OH bond length in water is 95.84 picometer. It is highly polar molecule ना। तो वाटर का देखिए स्ट्रक्चर यही है। ऐसा क्यों होता है वो मैं पढ़ा चुका हूँ। इसमें दो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो दोनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। ठीक है, क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो यही रिपल्शन के चलते ये लोन पेयर इधर भागेगा, किधर भागेगा, इस साइड भागेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया आपका बॉन्ड पेयर, ये दोनों हो गया आपका बॉन्ड पेयर, ये हो गया बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो ये लोन पेयर अब बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, तो भाग करके ये इधर आ जाएगा ऐसे। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। बट देयर विल बी अगेन बॉन्ड पेयर रिपल्शन, दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगने लगेगा, जिसके चलते 104.45 डिग्री पर ये जाकर अलाइन कर लेता है टू मिनिमाइज द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन लोन पेयर बॉन्ड पेयर। ठीक है, दैट इज व्हाई द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर इन द गैस फेज इज बेंट। ठीक है, आइस में देखो टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है, एक वाटर मोलिक्यूल्स ले लो, तो एक वाटर मोलिक्यूल्स पर 4 आयंस होते हैं, इसके चलते एक डेल्टा माइनस, ठीक है, और इस पर डेल्टा प्लस, इसके चलते डेल्टा प्लस। ठीक है, तो इस पर ऑटोमेटिक डेल्टा माइनस बन गया, मतलब कि 4 आयंस होते हैं आपको वाटर में। तो देखो एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ, दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड, और एक इस हाइड्रोजन से इसका ऑक्सीजन लग गया 3 और एक 4 ना, टेट्राहेड्रली अरेंज हो जाते हैं। और कैसे अरेंज हो जाते हैं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में, वो देखिए। ठीक है, ऑरेंज कलर का जो है आपका वो हाइड्रोजन है, बड़ा वाला जो है ग्रीन टाइप का वो आपका ऑक्सीजन है। इस तरह से आपको आइस में दिखाई देता है। ठीक है, तो कहा जाता है कि जब वाटर फ्रीज करता है तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। ठीक है, क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि यह आइस केज लाइक स्ट्रक्चर हो जाए, केज लाइक स्ट्रक्चर हो जाता, नहीं लग रहा है पिंजड़ा बन गया। ठीक है, बीच में गैप आ गया, जिसके चलते यह एक्सपेंड कर जाता है, और एक्सपेंड करने के चलते इसका वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन व्हेन इट विल बी हीटेड सम ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड विल ब्रेक एंड द वाटर मॉलिक्यूल्स विल कम इन दिस गैप, और यह गैप में आ जाता है, जिसके चलते वो क्या होगा, वो उसका वॉल्यूम आपका क्या कहा जाता है, पानी उसमें आपका भर जाता है। ठीक है, हाँ बोलो, क्या कुछ पूछ रही थी, बोलो। चलिए देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर अब हम लोग देखने जा रहे हैं। तो वाटर कलरलेस होता है, टेस्टलेस लिक्विड है। ठीक है, और इसको हम लोग अनयूजुअल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर in the condensed phase liquid and solid state are due to presence of extensive hydrogen bonding। इसका जो स्पेशल प्रॉपर्टीज जो वाटर का है किसके चलते होता है, तो एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते होता है। ठीक है, दिस लीड्स टू हाई फ्रीजिंग पॉइंट, जिसके चलते इसका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत हाई हो जाता है। ठीक है, हाई बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है इसका। ठीक है, हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, द हाई हीट ऑफ फ्यूजन इन कंपेरिजन टू H2S एंड H2S ना। हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन सेलेनाइड के रिस्पेक्ट में H2O का आपका हीट ऑफ फ्यूजन जो होता है ज़्यादा होता है। हायर स्पेसिफिक हीट, थर्मल कंडक्टिविटी भी हाई होता है, सरफेस टेंशन हाई होता है, डाइपोल मोमेंट हाई होता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट अभी तक में सबसे ज़्यादा वाटर का होता है, जिसके चलते दिस प्रॉपर्टी अलाउ द वाटर टू प्ले ए की रोल इन बायोस्फीयर। हाई स्पेसिफिक हीट होने की वजह से क्या होता है, जैसे ऊपर में बर्फ जम गया, ठीक है, नीचे में वाटर रहा, तो उसमें जो एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स, ठीक है, वो आपको क्या होगा, जिंदा रहेगा, मरेगा नहीं फ्रीज करके। ठीक है, तो इससे फायदा हो जाता है, हाई स्पेसिफिक हीट के चलते होता है। थर्मल कंडक्टिविटी भी हाई होता है, जैसे पानी जब ठंडा पड़ने लगेगा तो थर्मल कंडक्टिविटी है, जल्दी ऊपर वाला तो ठंडा हो जाएगा, लेकिन नीचे वाला ठंडा जल्दी नहीं होगा, इसलिए बर्फ नहीं बनता है। उसी तरह से समुद्र वाला एरिया में आपको गर्मी ज़्यादा पड़ती है, ज़्यादा पड़ने की वजह क्या हो गया, दिन भर में जो गर्म पड़ा वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, धीरे धीरे गर्म होता चला जाएगा। ठीक है, और जब गर्म हो जाएगा तो जल्दी ठंडा नहीं होगा, इसलिए रात को वहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है, इसलिए समुद्र किनारे के रहने वाले ज़्यादा लोग काले होते हैं। The high heat of vaporization and heat capacity are responsible for the moderation of the climate and body temperature of living beings. It is an excellent source for transportation of ions and molecules required for
प्लांट एंड एनिमल मेटाबॉलिज्म। ये बहुत ही अच्छा यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला जाता है, ठीक है। हमारे हमारे बॉडी में जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, आपको या डाइजेशन जो होता है वाटर के प्रेजेंस में ही होता है। प्लांट्स में तो फूड का ट्रांसपोर्ट जो होता है वाटर के चलते ही होता है, ठीक है। तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग with polar molecule even covalent compounds like alcohol and carbohydrate dissolves in water। हालांकि मतलब जैसे कोवैलेंट कंपाउंड जो होते हैं नॉन पोलर होते हैं जनरली, लेकिन वाटर पोलर है तो नहीं डिजोल्व होना चाहिए, लेकिन डिजोल्व हो जाता है। किसके चलते होता है? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते होता है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी जब हम लोग कल देखते हैं। आज की सभा यही समाप्त करता हूं। जब तक के लिए विदा, अल्लाह हाफिज।